तो निकाल लो। वाओ, कॉपी निकालो फिर। ठीक है, घर में कॉल करके ये बोलना पड़ेगा इसके बैग में देखो कि बायो की कॉपी और वो है या नहीं है करके। वाओ नाइस। चलो, सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें? न्यूक्लिक एसिड का रहेगा। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? प्रणब बताएगा सब आज। बताओ। न्यूक्लिक एसिड जो है ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स रहेंगे जो सब में प्रेजेंट रहेंगे। फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे सबसे पहले आइसोलेट किए थे किसको? न्यूक्लिक एसिड को। किससे किए थे? फर्स्ट सेल से। तो इसका नाम क्या दे दिया था उन्होंने? न्यूक्लिन नाम दे दिया था। तो इसका क्या रहता है? एसिडिक नेचर था, तो इसका नाम क्या रख दिया अल्टमैन ने? न्यूक्लिक एसिड रख दिया था। अब दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, कौन से? डीएनए और एक क्या रहेगा? आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं? डीएनए का पूरा देखेंगे तो डीएनए में सबसे पहला क्या रहेगा? ये क्या करता है? कोडेड इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखेगा। प्लस कहां से कहां तक? वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और ये कंपोनेंट है किसका? क्रोमोसोम का, यानी कि क्रोमोसोम के अंदर ही क्या रहेगा? डीएनए प्रेजेंट रहेगा। अब डीएनए जो है वो और किस में प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या रहेंगे? मेनली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के लॉन्ग पॉलीमर रहेंगे, जो कि क्या रहेगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेंथ ऑफ डीएनए जो रहेगा वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर हम क्या देखेंगे? पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी बेस पेयर्स है। एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में क्या रहेगा? टाई 174 का कितना न्यूक्लियोटाइड्स रहता है? 5386। और लैम्डा का कितना रहता है? 48502 रहता है। और ह्यूमन डीएनए का कितना रहता है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। अब नेक्स्ट किसका देखते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये दोनों क्या रहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन रहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक शुगर बेस और एक क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। अब जो नाइट्रोजनस बेस है इसका मतलब क्या रहेगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो दो टाइप्स के रहेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एक प्यूरिन होगा और दूसरा क्या रहेगा? पायरेमिडिन्स रहेंगे। तो प्यूरिन्स के अंदर क्या क्या आते हैं? एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। पायरेमिडिन्स के अंदर क्या रहेगा? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो यहाँ पर जो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन रहता है ये दोनों में प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए में। लेकिन थायमिन सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? और यूरेसिल आरएनए किसके प्लेस में? थायमिन के प्लेस में रहेगा। तो नाइट्रोजनस बेस जो रहेगा, जो लिंक रहेगा किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ। वो कौन से बॉन्ड से रहेगा? हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये दोनों का जो लिंकेज रहेगा, एक दूसरे से जो लिंक रहेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं इसको। वो किससे लिंक्ड रहेंगे मेनली? जैसे ये 2 डीऑक्सी राइबोस है, ठीक है, तो ये फॉस्फेट का है। ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट है। यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है। थायमिन का स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ किस में रहेगा? डीएनए में प्रेजेंट रहेगा। अब न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ पेंटोज शुगर और क्या रहेगा? नाइट्रोजनस बेस रहेगा। और न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और एक क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो वो न्यूक्लियोटाइड है। और ये दोनों अगर सिर्फ प्रेजेंट है तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। अब डीएनए मॉलिक्यूल में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो किसके साथ कंबाइन करता है? नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो ये क्या फॉर्म करेगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। वैसे ही 1 2 3 में देखेंगे हम लोग, जैसे एडेनिन का डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ है तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडेनोसिन। वैसे ही सेम ग्वानिन का क्या रहेगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन रहेगा। साइटोसिन का क्या रहेगा? डीऑक्सी साइटिडिन। थायमिन का क्या रहेगा? डीऑक्सी थायमिडिन रहेगा। अब इसमें और क्या देखते हैं? न्यूक्लियोटाइड। सेम न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या रहेगा? न्यूक्लियोसाइड में मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है, उसके साथ क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किसके किसके बीच में लिंकेज रहेगा? 5-OH। किसका? शुगर का, न्यूक्लियोसाइड का। किससे? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। तो ये पूरा क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा।
तुम लोग का किसका किसका कॉम्बिनेशन, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, सॉरी नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? ग्लाइकोसिडिक है। अभी तो पढ़े क्या, एन ग्लाइकोसिडिक। और जो नाइट्रोजन ये जो रहेगा ये न्यूक्लियोसाइड और क्या रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ से किसके साथ लिंक्ड रहेंगे, वो कौन से बॉन्ड के साथ, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज शो करेगा। इतना है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, वही 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या प्रेजेंट है डीएनए में देखते हैं। तो डीऑक्सी एडिनोसिन रहेगा, फिर क्या रहेगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडिन और क्या रहेगा, थायमिडिन रहेगा। तो मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हम्म हम्म नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये तीनों किसके कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है न्यूक्लियोसाइड में। बताओ, चैप्टर इन लोग का क्लियर है? आधे लोग नहीं आए हैं, उनका कौन सा क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का देखते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में क्या रहेगा, सबसे पहले दो न्यूक्लियोटाइड जो है, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड मतलब पूरा मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल किस चीज का, पेंटोज शुगर और क्या रहेगा, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिला के न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो दोनों के बीच का जो लिंकेज रहेगा यहाँ पर क्या रहता है, जैसे ये 3' to 5' लिंकेज रहेगा। ये बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है और ये शुगर है। अब ये भी सेम दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से किससे लिंक्ड रहेगा, ये 3' to 5' से रहेगा। और कौन सा लिंकेज रहेगा, ये कौन सा बॉन्ड रहेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रहेगा। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड याद रखना है, फिफ्थ और थर्ड कार्बन के साथ लिंक्ड रहेगा, सेकंड वाला फिफ्थ और थर्ड कार्बन के साथ लिंक्ड रहेगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होगा वैसे क्या बनता जाएगा, ये पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या रहेगा, डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो किससे सिमिलर है, डीएनए से ही सिमिलर रहेगा। इसका न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक एडिशनल क्या रहता है, ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है। किसमें, न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ ओएच ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट रहेगा। और ओएच ग्रुप कहां पर प्रेजेंट रहता है, राइबोस के 2' पोजीशन पे। और नाइट्रोजनस बेस जो यूरेसिल रहेगा वो थायमिन की जगह रहेगा, और ये क्या बनाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा आगे। तो प्रोसेस क्या था, डीएनए से पहले क्या बनता है, आरएनए, आरएनए के बाद क्या बनता है, प्रोटीन। तो वॉटसन और क्रेक ने सबसे पहले मॉडल दिया था किसका, डीएनए का। तो 1953 में किसके बेसिस पे, एक्सरे डिफ्रैक्शन जो डेटा था उसके बेसिस पे, जो मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। कौन सा मॉडल दिया था उन्होंने, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये किसके बेसिस पे था, पेयरिंग बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ क्या था, न्यूक्लियोटाइड था। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन था किसने किया था, चारगाफ ने, उसके हिसाब से क्या था कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, मतलब रेशियो किसका, एडेनिन और थाइमिन का, ग्वानिन और साइटोसिन का, ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट और इक्वल रहता है। मतलब A+T और G+C इज इक्वल टू 1 रहेगा, यानी कि कांस्टेंट या इक्वल रहेगा। बेस पेयरिंग देखते हैं तो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कौन किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है, एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन के साथ कर रहा है, तो वो भी रहेगा। उसके बाद हर एक स्ट्रैंड जो है वो क्या रहेगा, पैरेंटल डीएनए रहेगा, और दूसरा वाला क्या रहेगा, डॉटर डीएनए रहेगा। नेक्स्ट, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स मतलब क्या रहेंगे, जैसे हम लोग बैक, मतलब जो डीएनए रहता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पूरा बना हुआ रहता है, तो वो पूरा क्या रहेगा, बैकबोन रहेगा। ये किससे फॉर्म रहता है, शुगर, फॉस्फेट और बेस से रहेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड से रहेगा। अब दो चेन्स हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी की रहेगी, मतलब एक चेन क्या रहेगा,
3-5-, हाँ एक 5-2-3- रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पोलैरिटी बोलेंगे। अब नेक्स्ट बेसिस जो रहेंगे दो स्ट्रैंड्स के, वो कैसे रहेंगे, दोनों लिंक रहेंगे किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एडेनिन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, थाइमिन के साथ, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे, और इसका यहाँ पर तीसरा भी रहेगा, ठीक है। तो गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ लिंक्ड रहेगा। तो डीएनए के अंदर ही ए जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा टी के साथ, और जी जो है वो सी के साथ बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो दोनों स्ट्रैंड के जो बेसिस रहेंगे वही देखेंगे हम लोग। फिर एडेनिन सेम चीज वही बता रहा है, और इसके बीच में जो रहेगा वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहेगा दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट देखना, इसमें क्या रहेगा कि दो चेन, मतलब राइट कॉइल्ड फैशन रहेगा, राइट हैंड कॉइल्ड मतलब ये राइट ट्विस्टेड है, ठीक है, इस तरफ ट्विस्टेड रहेगा, तो राइट हैंडेड कॉइल्ड फैशन का रहेगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग पिच ऑफ अ हेलिक्स। पिच ऑफ अ हेलिक्स कितना रहता है यहाँ पर, एक हेलिक्स का जो टर्न रहेगा वो कितना रहेगा यहाँ पर हम लोगों का, कंप्लीट कितना रहेगा, 3.4 नैनोमीटर का रहेगा, ठीक है। 10 बेस पेयर रहेंगे हर एक टर्न में, एक टर्न होगा उसमें टोटल कितने बेस पेयर रहेंगे, 10 बेस पेयर। और जो डिस्टेंस रहेगा इस हेलिक्स के बीच का वो कितना रहेगा, 0.34 नैनोमीटर रहेगा। उसके बाद जो भी प्लेन, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये सीढ़ी जैसे यानी कि स्टैक जैसे प्रेजेंट होती है, तो स्टेबिलिटी जो है डीएनए स्ट्रक्चर का देखते हैं तो वो कैसे आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आता है, और नाइट्रोजनस बेस का स्टैकिंग की वजह से इसका स्टेबिलिटी आता है। तो ये किसका है, पिच का है, मतलब जो टर्न कंप्लीट, वन कंप्लीट टर्न का कितना है, 3.4 नैनोमीटर। और ये किसका है, 0.34 नैनोमीटर रहेगा। तो ये किसका बैकबोन रहेगा, ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन रहेगा। ये नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे, और इसको हम मेजर ग्रुप बोलेंगे जो लार्जर टर्न रहेगा, और स्मॉलर वाले को क्या बोलेंगे, माइनर ग्रुप बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रोसेस, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा मतलब क्या होता है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो ये सारा किससे रहेगा, यहाँ पर डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं किसका, पैकेजिंग देखते हैं। पैकेजिंग मतलब क्या था, हिस्टोन प्रोटीन याद है, चार्ट न्यूक्लियोसोम रहेगा, ठीक है। लेंथ इसका मैमलियन कैलकुलेशन में कितना रहता है, तो सेल दोनों में यहाँ पर यूकैरियोटिक डीएनए जो है किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। प्रोकैरियोट जैसे कि ई कोलाई, उसमें क्या रहेगा, डिफाइंड न्यूक्लियस, और डीएनए जो है वो नहीं, मतलब स्कैटर्ड नहीं रहेगा सेल में। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटीन क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो डीएनए किसके साथ हेल्ड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उस टर्म को पूरा बोल रहे हैं हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। अब डीएनए जो है वो किस में रहेगा, लार्ज लूप्स में प्रेजेंट होगा, किसके अंदर, मतलब जो कि प्रोटीन से होल्ड रहेगा। अब यूकैरियोट्स जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन इसका कॉम्प्लेक्स रहता है, तो डीएनए क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स, डीएनए क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, या रिएक्ट नहीं बोल सकते, उसका बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन में क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा एबंडेंस में कौन सा अमीनो एसिड होता है, लाइसिन और आर्जिनिन, क्योंकि अमीनो एसिड के नाम है, तो अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन्स बनते हैं कि नहीं, हे भगवान, अमीनो एसिड को मिला के प्रोटीन्स बनते हैं। तो मेनली बेसिक जो रहते हैं ये दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। हिस्टोन कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन रहेगा उसमें। तो वही देखना है, हिस्टोन रिच रहता है अमीनो एसिड में, दो अमीनो एसिड लाइसिन और कौन सा रहेगा, आर्जिनिन, ये याद रखना। उसके बाद हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज्ड रहती है टोटल कितने मॉलिक्यूल्स में,
8 मॉलिक्यूल्स में, तो उसे हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। जो सर्कल रहता है ना, ये टोटल इसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ऊपर 4 नीचे 4, पूरे 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हिस्टोन ऑक्टामर होता है। डीएनए उसके अराउंड क्या रहता है, यहाँ पर रैप्ड रहता है। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम जो है उसमें कितने हैं, 200 बेस पेयर ऑफ क्या रहेगा, डीएनए हेलिक्स रहेगा। तो न्यूक्लियोसोम मतलब क्या रहता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम के अंदर जो रहेगा, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। जो न्यूक्लियोसोम है वो क्या है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, तो उसको हम क्रोमैटिन बोल रहे हैं। क्रोमैटिन बाद में, क्रोमैटिन क्या होता है, छोटे मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि किसमें दिखेगा, बिट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह, मतलब ऐसे दिखेगा जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इसका रहेगा। जैसे यहाँ पर कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो है वो दिख रहा है, और इसमें मेनली क्या रहेगा, बाइंड रहता है। यहाँ से देखो बाइंड यहाँ पर किससे है, H1 हिस्टोन प्रोटीन से रहेगा। और टोटल कितने रहते हैं हिस्टोन में, 8, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियोसोम का। तो डीएनए जो रैप्ड रहेगा अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, उसे हम क्या बोलते हैं, पूरा न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और इसके बाद जो जो न्यूक्लियोसोम होता है वही क्या दिखता है, हमें क्रोमैटिन दिखता है। पूरा न्यूक्लियस के अंदर जो है वही न्यूक्लियोसोम रिपीट होते रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखना, एक होता है यूक्रोमैटिन और दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोक्रोमैटिन होता है। तो बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बताइए क्या रहेगा, ऐसे ही बिट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखेगा, वो क्या रहेगा, क्रोमैटिन के फाइबर्स रहेंगे। अब इसमें ये कॉइल होगा और कंडेंस होता है कौन से स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज याद है सेल साइकिल का, जब ना इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं सारे क्रोमोसोम्स, बीच में एक प्लेट बना लेते हैं उसको, और स्पिंडल फाइबर से अटैच रहते हैं, तो उसको मेटाफेसिक स्टेज बोलते हैं। तो अब इसमें देखना, जो पैकेजिंग हो रहा है क्रोमैटिन का, उसके लिए क्या चाहिए है, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोल रहे हैं। अब न्यूक्लियस रीजन जो रहेगा वो लूजली पैक्ड रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोलते हैं। और जो क्या रहेगा, डेंसली पैक्ड रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन बोल रहे हैं। अब पैकेजिंग देखना, पैकेजिंग में ये क्या है, जीन है। जीन क्या बन रहा है, जीन से डीएनए के अंदर ही है। अब डीएनए जो है वो क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम है ना, उसके साथ वो रहेगा, अटैच रहेगा। अब ये क्या रहेंगे, डीएनए प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मल्टीफोल्डेड बन जाएंगे और क्रोमैटिन बनाएंगे। क्रोमैटिन से ही क्या बनेगा, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा पैकेजिंग है किस चीज का, डीएनए का, कि डीएनए कैसे वाइंड अप हो रहा है। तो हेट्रोक्रोमैटिन मतलब क्या रहेगा, वो डार्क स्टेन रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा, यूक्रोमैटिन में लूजली लूजली रहेगा, तो इसलिए वो लाइट स्टेन का रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहला कौन सा आ गया, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। पहला मतलब एक्सपेरिमेंट, पहला इतना बेसिक था। हाँ, हाँ, तो बेसिक्स अभी तक क्या क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर, फिर क्या था, हाँ और क्या, न्यूक्लियोसोम हो गया, और उसके पहले कुछ था क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, न्यूक्लियोसोम एक साथ वहां पर आ जाएगा। और कुछ हुआ था, इतना क्लियर हुआ। तो एक्सपेरिमेंट सबसे पहला क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या फिर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का। तो सबसे पहला इसका प्रिंसिपल या फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल रहेगा हेरिडिटी के लिए, वो किसने दिया था, 1928 में ग्रिफिथ ने। उन्होंने किसके साथ किया था एक्सपेरिमेंट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया कॉज करता है। अब इसमें चेंजेस जो थे फिजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में था, इस वजह से इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया है उसको हम क्या करवाए थे, ग्रो करवाए थे कल्चर प्लेट में, दो डिफरेंट कॉलोनीज उसके देखे। अब यहाँ पर एक स्मूथ कॉलोनी और दूसरा क्या था, रफ कॉलोनी, दो कॉलोनी में ग्रो करवाए। तो एक एस स्ट्रेन बोल रहे थे क्योंकि इसमें क्या था, जो निमोनिया था उसका पॉलीसैकेराइड कोड प्रेजेंट था, तो वो क्या था, हाँ वायरुलेंट था। ठीक है, अब इसमें आर स्ट्रेन में क्या था, हाँ तो फिर वो रहेगा। तो माइस इन्फेक्ट था किससे, एस स्ट्रेन से, तो वो क्या था, वायरुलेंट, यानी कि डेथ हो जा रही थी निमोनिया की वजह से। और आर स्ट्रेन से जो था वो नहीं था। तो एस स्ट्रेन इंजेक्ट हुआ, माइस की डेथ हो गई। और आर स्ट्रेन इंजेक्ट हुआ, माइस जो है वो, क्या समझ आया उससे,
देखो फिर सेकेंड सेट एक्सपेरिमेंट दिया। सेकेंड सेट एक्सपेरिमेंट में क्या था, एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया, मतलब उसको हाँ बॉइल किया, ठीक है, उससे उसके सारे क्या हो गए, हाँ, तो इंजेक्ट किए तो माइस जो है वो क्या हो गया, बच गया। अब एस स्ट्रेन जो है हीट किल्ड वाला जो पहले बना हुआ था, और आर स्ट्रेन जो लाइव वाला है उसको इंजेक्ट किए तो क्या हो गया, माइस की डेथ हो गई। अब ये कैसे हुआ, मतलब आर स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया किससे, एस स्ट्रेन से। एस स्ट्रेन जो था उससे ये ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन के आसपास क्या बन गया, कोटिंग बन गया। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। तो इसका मेनली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वही है, जो ट्रांसफर कहाँ से हुआ, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हुआ था आर स्ट्रेन। का बायोकेमिकल नेचर डिफाइंड नहीं था, तो बायोकेमिकल नेचर को हम बाद में पढ़ते हैं। तो वही सेम वाला एक्सपेरिमेंट रहेगा, किसमें कोड रहता है किसमें कोड नहीं रहता है वो। अब नेक्स्ट कौन सा था, बायोकेमिकल नेचर, तीन साइंटिस्ट ने दिया था, कौन से, एवरी मैकलियोड और मैकार्टी ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1933-44 में था। उनका जो वर्क था वो क्या बताया था, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने बताया था उसका बायोकेमिकल नेचर बताना। तो उनके वर्क में सबसे पहला क्या था, उन्होंने हाँ किसका, बायोकेमिकल जो भी प्रेजेंट थे, डीएनए आरएनए जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से लिया। तो उन्होंने डिटरमाइन किया ये फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे आर स्ट्रेन से किससे बदलने में, एस स्ट्रेन में जाने के लिए। तो वर्क में कंक्लूजन क्या था, डीएनए जो है वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जो प्रेजेंट था वो क्या किया, आरएनए बैक्टीरिया जो मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प किया। तो ये सब उन्होंने रिजल्ट बाद में निकाला, उसका नेचर देखा। तो उन्होंने देखा कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है मतलब प्रोटीएसेस, और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है मतलब आरएनएसेस, इसको हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के साथ। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आर का एस में। तो वो जो मतलब यहाँ पर डाइजेशन हो रहा है जब डीएनए का डीएनए के साथ, तो यहाँ पर ये इनहिबिट कर रहा है किस चीज को, ट्रांसफॉर्मेशन को। इसका मतलब डीएनए ही क्या कॉज कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहा है। पहले समझना, दो चीज डाला उन्होंने, दो चीज क्या था, प्रोटीएज और क्या डाला, आरएनएस डाला। तो इससे क्या पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फिर डाइजेस्ट कर ले रही है। हाँ वो दोनों डाले, लेकिन जब डीएनए डाले तो ये क्या कर दिया कि इनहिबिट कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि डीएनए ही क्या कर रहा था, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो ये कंक्लूजन था इसका। तो इसका इसका भी अभी तक पता नहीं चला है कि डीएनए अभी तक हेरिडिटरी मटेरियल हुआ है या नहीं। तो फिर बाद में और कौन किया था एक्सपेरिमेंट, हर्षी और चेस ने, अब तुम लोग वो भी भूल गए हो लगता है। ठीक है, तो इसमें देख लेना वही सेम चीज, हीट किल्ड एस सेल्स है, लिपिड्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीनेज ऐड किए, फिर उसमें राइबोन्यूक्लियस ऐड किए, फिर डीएनए में भी ऐड किए। तो यहाँ पर जब आर सेल्स डाले तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे, और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो इससे क्या पता चल रहा था कि डीएनए जो है वो क्या रहेगा, हेरिडिटरी मटेरियल रहेगा करके। क्या, लिपिड्स कार्बो, ये हीट किल्ड एस सेल्स थे, इसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें प्रेजेंट है। इसमें क्या डाले, प्रोटीनेसिस डाले, तो देखा कि मतलब सैंपल में ये होना चाहिए, तो इसमें नो प्रोटीन है। और इसमें क्या था, सैंपल में होना चाहिए था लेकिन इसमें भी क्या हुआ, नहीं है, इसमें भी होना चाहिए था लेकिन क्या था, हाँ। तो इसके बाद इसमें क्या डाला गया, आर सेल्स, आर सेल्स डाला गया, और फिर आर सेल्स इसमें भी डाला गया, उसमें भी डाला गया, तीनों में डाला गया। तो इसमें क्या हो रहे थे, अपियर कर रहे थे, हाँ, और उसमें जो है वो अपियर नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का जो डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल बताया था, कौन कौन थे, हर्शी और चेस। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल उन्होंने बताया था। उन्होंने वर्क किया किसके साथ, बैक्टीरियोफेजेस के साथ। बैक्टीरियोफेजेस मतलब वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो बैक्टीरियोफेज अटैच होता है किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, और अपना जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, किसके अंदर डाल रहा है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर डाल। हाशी और चेस ने डिस्कवर किया प्रोटीन और डीएनए जो रहेंगे वायरस के वो सेल के अंदर जाते हैं। तो इसका डायग्राम में ही देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, वही बैक्टीरियम था। डीएनए यहाँ पर लेबल था किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। तो ये इसको क्या किया, जब बैक्टीरिया वायरस को यहाँ पर कल्चर कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जा रहा है।
जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था वो बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है। सेकंड में हम जब देख रहे हैं तो सेकंड में क्या कर रहे हैं, एजिटेशन। एजिटेशन मतलब यहाँ पर रोटेट करवा रहे हैं, ब्लेंडिंग करवा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वायरस का जो बाकी चीजें हट जाता है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर चले जाते हैं। जो इसका रेडियो एक्टिविटी था 32 फॉस्फोरस, लेकिन वो इसके अंदर रह जा रहा है। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, डीएनए पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर रह रहा है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या रहेगा, वो सेपरेट करेगा किसको, वायरसेस को, किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, और इससे क्या करेगा कि डिटेक्ट करेगा कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर है करके। दो रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड वाले थे, कौन सा, फॉस्फोरस और एक सल्फर था। तो हम यहाँ पर फॉस्फोरस का देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पर दूसरे में क्या रहेगा, सल्फर वाला। सल्फर वाले का एजिटेशन करवा इसके अंदर भी, फिर इसको भी क्या किए, चेक किए हम लोग। ये दोनों एक्सपेरिमेंट साथ में ही हो रहा है। ठीक है, डायग्राम में ऐसा था ना, एक था फिर दो पार्ट में बढ़ गया था, तो वही ये दो पार्ट्स हैं अलग अलग। एक में रेडियो एक्टिवली लेबल्ड रहेगा किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ, और दूसरा किसके साथ रहेगा। तो यहाँ पर इसके भी वायरस पार्टिकल्स चले गए अंदर, इसके भी वायरस पार्टिकल्स चले गए जब एजिटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ लास्ट में। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, जो सेडिमेंट्स रहती है, हाँ हाँ, जो सेडिमेंट्स रहेंगी वो नीचे जम जाएंगी और बाकी सुपरनेटेंट ऊपर रहेगा। तो सेडिमेंटेशन में यही देखेंगे कि वायरसेस जो हैं और मतलब लिक्विड में ये रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन सेडिमेंट में क्या रहेगा, बैक्टीरिया जो है वो रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर इसमें क्या रहेगा, वायरसेस लिक्विड में रेडियो एक्टिव है और सेडिमेंट में क्या रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है, ये सल्फर वाला था। ठीक है, तो सल्फर वाला, और ये किसका था, फॉस्फोरस का। इससे ये पता चलेगा कि डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है और इसके अंदर मतलब डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, सेडिमेंट वाले में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव प्रेजेंट रहेगा, तो ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर, और वही क्या है, डीएनए है। और यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसके जो सेडिमेंट्स में है वो क्या है, नहीं है बैक्टीरिया। तो ये वायरल पार्टिकल्स में सल्फर एब्सेंट होता है करके। तो डीएनए में क्या रहेगा, फॉस्फोरस प्रॉपर्टीज। क्या हुआ शिवमय का एकदम वो था, कंफ्यूजन वाला था। देख लो, ऑब्जर्वेशन पढ़ लो एक बार। ऑब्जर्वेशन में क्या रहेगा, बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड रहेगा वायरस के साथ, रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ, वो सारे रेडियो एक्टिव रहेंगे, और सुपर नेटेंट जो था वो नॉन रेडियो एक्टिव था। अब बैक्टीरिया जो वायरस के साथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ रहेगा, वो रेडियो एक्टिव जो है नहीं था, सुपर नेटेंट इसमें रेडियो एक्टिव था। एक में सुपर नेटेंट रेडियो एक्टिव था और एक में क्या था, सेडिमेंट रेडियो एक्टिव था। तो कंक्लूजन वही रहेगा कि जो कि क्या हो रहा है, पास हो रहा है वायरस से बैक्टीरिया में। तो वायरस से बैक्टीरिया वाले में कौन सा था, ऊपर वाला सेडिमेंट जा रहा था, तो इसलिए क्या रहेगा, वो डीएनए जो रहेगा वो जेनेटिक मटेरियल रहेगा। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, उसी से प्रूव होगा। इसको कैसे लिखोगे पता है, एक्सपेरिमेंट को पहले नाम लिख लेना। हाँ हाँ, वो रुद्र उस दिन बोला ना, हर्षित का सिरप याद रखना करके। तो इसमें देख लेना कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड रहेगा एक, और दूसरे मीडियम में क्या रहेगा, रेडियो एक्टिव सल्फर लिंक्ड रहेगा। तो डीएनए में फॉस्फोरस है, प्रोटीन में नहीं है। सल्फर में क्या रहता है, प्रोटीन में रहता है, डीएनए में नहीं रहता है। तो उसी हिसाब से इसको पूरा एक्सपेरिमेंट को देखना। क्लियर हुआ एक्सपेरिमेंट तुम्हारा, बड़े अच्छे से अभी लिखोगे ना। हाँ, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टीज में देखना, सबसे पहले इससे क्या पता चल गया था, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फिर और भी स्टडीज था जिससे क्या पता चला कि आरएनए भी क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, बैक्टीरियोफेजेस में कुछ कुछ, टोबैको मोसैक वायरस में भी। मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है कुछ क्राइटेरिया की वजह से। पहला, ये क्या कर रहा है, इसका खुद का रेप्लिका बना रहा है, मतलब रेप्लिकेशन कर रहा है। दूसरा, ये क्या रहेगा, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा। तीसरा, ये क्या रहेगा, स्कोप कर रहा है किसके लिए, स्लो चेंजेस के लिए, मतलब म्यूटेशन के लिए, जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो और भी ये चीज क्या कर रहा है, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है किसमें, मेंडेलियन कैरेक्टर्स में। मेंडेलियन कैरेक्टर्स कहाँ थे, ठीक है। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, हाँ, तो वही तो है। हाँ,
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए जो है वो खुद से क्या कर सकती है, रेप्लिकेट कर सकती है बेस पेयर के हिसाब से। नेक्स्ट क्या रहेगा, स्टेबिलिटी देखते हैं किसका, डीएनए आरएनए का जो स्टेबिलिटी रहेगा, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना जरूरी है, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए लाइफ साइकिल के साथ या फिजियोलॉजी के साथ। तो स्टेबिलिटी जेनेटिक मटेरियल का सबसे पहले किसके साथ, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग के साथ, जैसे हीट किल जो था, हीट ने बैक्टीरिया को किल कर दिया था, तो ये डिस्ट्रॉय कर दिया था उसकी प्रॉपर्टीज को। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट इसका प्रिंसिप मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं हम, डीएनए स्ट्रैंड्स के फॉर्म में, जैसे कि डीएनए जब हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रही है, सेपरेट आउट हो जा रही है। अब आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, 2-OH प्रेजेंट होता है आरएनए वाले राइबोस शुगर वाले में। तो इसमें क्या रहेगा, हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक्टिव है। आरएनए क्या रहता है, इजिली डिग्रेड हो जाता है, बहुत सॉफ्ट टाइप का, मतलब ये बोल सकते हैं इजिली जल्दी हो जाता है। आरएनए जो है वो कैटालिटिक है, मतलब ये रिएक्टिव है। डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव रहता है और ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, आरएनए से, जिस वजह से उसको क्या बनाते हैं, बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है वो। थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल भी क्या ऐड कर रहा है इसमें, स्टेबिलिटी ऐड कर रहा है। म्यूटेशन दोनों में हो रहा है, आरएनए में क्या रहेगा, फास्टर होता है, और डीएनए में क्या रहेगा। इसी वजह से वायरस जो रहता है आरएनए जीनोम में, वो जल्दी क्या करती है, म्यूटेशन शो करती है। जैसे कोविड वायरस था, जल्दी 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 म्यूटेशन शो कर रहा था, वैसे था। अब आरएनए आरएनए जो है वो डायरेक्टली किसके लिए कोड करता है, प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा और अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। अब यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट है किसके ऊपर, आरएनए के ऊपर, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि एक प्रोसेस चलना जरूरी है। तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में अब वो किसके अराउंड इवॉल्व होती है, पूरी आरएनए के इवॉल्व भी अराउंड होगी। अब कंक्लूजन में डीएनए और आरएनए मतलब यही रहेगा सेम, और वही डीएनए ज्यादा स्टेबल रहेगा, सॉरी, हाँ डीएनए ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्यों रहेगा, स्टोरेज, स्टोरेज स्टोर, हाँ स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन रहेगा, और कंपेयर आरएनए और डीएनए का कंपैरिजन में स्टेबल क्यों रहेगा डीएनए आरएनए से ज्यादा, आरएनए भी तो स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हाँ रिएक्टिव है पहला, और दूसरा क्या रहेगा, अरे वो नहीं बोल रही हूँ मैं, पॉइंट में पहला रिएक्शन, हाँ वही तो पूछ रही हूँ क्यों रहेगा। हाँ म्यूटेशन, आरएनए म्यूटेशन जल्दी कर रहा है, डीएनए धीरे है, लेकिन हाँ क्योंकि वायरस जीनोम जितने हैं वो जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, रेप्लिकेट हो जा, मतलब चेंज हो जाता है। आरएनए में देखते हैं तो सबसे पहला क्या रहेगा, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, आरएनए था, क्यों था, ठीक है। तो इसमें वही है, लाइफ प्रोसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म का बात हो रहा है, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सारे किसके अराउंड रहेगा, आरएनए के अराउंड रहेगा इसमें, ये नहीं। पहला कौन सा प्रोसेस है इसमें, सबसे पहले रेप्लिकेशन है। सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस था, क्या था, डीएनए पहले रेप्लिकेट होगा, फिर डीएनए किस में बदलेगा, आरएनए में, आरएनए से किस में जाएगा, वो प्रोटीन में जाएगा। तो वही सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या रहेगा, डीएनए एग्जैक्टली प्रोड्यूस करेगा अपने कॉपीज। तो रेप्लिकेशन जो हो रहा है किस में होता है, एस फेज में। कितने फेजेस होते हैं सेल साइकिल में, कौन से बताइए, मेरे को ही बताओ, कौन से, वो सब तो एम फेज के अंदर आते हैं ना। एस फेज, एम फेज, G1 G0 ये सब उसी के अंदर आएगा, मतलब तुम्हारा इंटरफेस के अंदर आएगा। इंटरफेस और एस फेज रहेगा यहाँ पर, और एम फेज का अलग देख रहे हैं। तो एस फेज जो रहता है जहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, जीवन जीवन जो रह रहा है जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रेप्लिकेशन होना, सिंथेसिस नहीं हो रहा है पूरा, रेप्लिकेशन होना शुरू होना है, डीएनए को प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रिपेयर होता है वो सेल साइकिल के अंदर। तो ये किस में होगा, एस फेस में होगा। तो ये किससे, मतलब किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल दिया था। तो ये स्पेसिफिक पेयरिंग जो था, जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि
स्पेसिफिक पेयरिंग की वजह से है ये कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। अब उन्होंने ये सजेस्ट किया डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो किससे हो रहा है, सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड से। तो ये डिस्क्राइब किसने किया था, सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड जो था वो किसका था एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट था। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखते हैं, देखो सबसे पहले पेरेंट सेल है ये, ठीक है। अलग अलग मेथड्स रेप्लिकेशन का जो है, पहला ये क्या था, पेरेंट सेल था। दूसरे में क्या किए, पहला रेप्लिकेशन हुआ, ये दूसरा था। इसमें क्या क्या हो रहा है, देखो पहला वाला सेल है ये, सेल बोल रही हूँ, डीएनए है ये, दूसरा वाला डीएनए है, अलग अलग है। इसमें क्या हुआ, कंजर्वेटिव मॉडल है, मतलब जो पेरेंटल डबल हेलिक्स है वो वैसे का वैसा ही है, जो डॉटर वाला है उसके क्या बन गए, पूरे मॉडल्स बन गए, तो उसको हम कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। सेमी कंजर्वेटिव में क्या रहता है, 50% क्या रहेगा, पेरेंट रहेगा, 50% क्या रहेगा, डॉटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोल रहे हैं। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या रहता है, हाफ हाफ रहेगा, मतलब ये रहेगा कि हर एक स्ट्रैंड में दोनों रहेगा, डॉटर भी रहेगा और पेरेंट भी रहेगा, उसको हम डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो सब इसमें डिस्पर्स होके है ना पूरा, तो इसका नाम इसलिए चेंज है, और इसका 50-50 पूरा है, उसका 50-50 कहाँ है, हाँ कंजर्वेटिव सेम वही चीज है, ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड का। हाँ अब ये वाला एक्सपेरिमेंट था कौन सा, मेसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट था, जो कि प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। हाँ तो वही सबसे पहला वही था कि डीएनए रेप्लिकेट होता है कैसे, सेमी कंजर्वेटिवली, ये एक हाइपोथेसिस था, उसके बाद उन्होंने प्रूव किया था। तो सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने बैक्टीरिया को कहाँ ग्रो करवाया, हैवी नाइट्रोजन के मीडियम में। हैवी नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का आइसोटोप, नाइट्रोजन का नॉर्मल क्या रहता है, मॉलिक्यूलर मास, हाँ 14 होता है, तो ये हैवी वाला क्या रहेगा, 15 रहेगा, तो हैवी आइसोटोप में, और वो वाला जो रहेगा वो लाइट वाला यानी कि 14 में। फिर सैंपल को 0 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स में चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो 14 और 14 था, मतलब लाइट डीएनए, और दूसरा क्या था, दूसरा क्या शो होने लग जाता है, इंटरमीडिएट, और तीसरा क्या शो होने लग जाता है, हैवी वाला। तो ये सबसे पहला 0 मिनट्स में सारे में पेरेंट्स में क्या रहेगा, ऑल हैवी था। उसके बाद 20 मिनट्स के साथ क्या शो कर रहे हैं ये, इंटरमीडिएट। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या शो कर रहे हैं ये, 2 जनरेशन के बाद डीएनए जो था यहाँ पर, जो पेरेंट वाले थे वही है, न्यू स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड, और दो क्या बन रहे हैं यहाँ पर, प्लेन बन रहे हैं, और दो इंटरमीडिएट बन रहे हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है, जो हम डायग्राम लास्ट पढ़े, कि डीएनए जो है वो ऐसे ही क्या कर रहा है, पूरा सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट कर रहा है। तो इसी से प्रूव होता है कि डीएनए क्या है, सेमी कॉन्जर्वेटिवली है कर। तो ये एक्सपेरिमेंट उसी हिसाब से बताया गया था। तो ये कैसे ऑब्जर्व होगा, डीएनए में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा और एक क्या रहेगा, डॉटर स्ट्रैंड रहेगा। तो सबसे पहले जो था, पहले बताया गया था कि 3 तरीके का रेप्लिकेशन होता है, 3 तरीके का रेप्लिकेशन होता है, तो सेमी कॉन्जर्वेटिवली को हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे किए, मेसेल्सन और स्टाल ने ये एक्सपेरिमेंट से उसको क्या किया, पूरी तरीके से प्रूफ किया। एक और चीज उसमें था कि कौन सा चीज था, डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद उसको क्या किए थे, सेंट्रीफ्यूज किए थे, किसके साथ, CH-Cl के ग्रेडियंट के साथ। तो पूरा प्रोसेस क्या था, पहले डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद क्या किया, डिफरेंशिएट करने के लिए डेंसिटीज के हिसाब से उसको सेंट्रीफ्यूज किया और उसका डेंसिटीज अलग अलग किया। उसके बाद बैक्टीरिया को शिफ्ट किया किसमें, NH4Cl, मतलब कल्चर किसका था, अमोनियम क्लोराइड का कल्चर था यहाँ पे। तो 14N एक में था और एक 15N वाला था। फिर उसके बाद 20 मिनट्स और 40 मिनट्स में देखा, उसको जनरेशन गैप का देखा। तो डीएनए जो एक्सट्रैक्ट हुआ था फर्स्ट जनरेशन से, वो क्या बना था, हाइब्रिड बना ना, फर्स्ट जनरेशन से जो बना था, यहाँ पर हाइब्रिड बने थे दोनों, ये पेरेंट वाला था, फिर हाइब्रिड बना, उसके बाद क्या बना, ये इंटरमीडिएट बने और पेरेंट वाले नॉर्मल। तो ये प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, सेमी कंजर्वेटिव रहेगा। और किसने दिया था, मेसेल्सन और स्टाल ने। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रखना, याद रखना, कौन सा कल्चर किसका था,
NH4Cl का था, ये Na का लाइट और एक Na का क्या था 15 वाला था, ठीक है। फिर उसके बाद इसको और क्या किए, यहाँ पर ये याद रखना CHCl के ग्रेडियंट के साथ इसको सेंट्रीफ्यूज किए, सेम वही। डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें रहेगा, एंजाइम्स इन्वॉल्व है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो जो एक्शन रहेगा रेप्लिकेशन का वो किसकी वजह से, किसमें होता है, हाई एक्यूरेसी से होता है। डीएनए पॉलीमरेज सबसे मेन एंजाइम होता है और ये डीएनए डिपेंडेंट होता है क्योंकि डीएनए इसमें टेम्पलेट की तरह रहेगा और ये पॉलीमराइज करेगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जितने रहेंगे सबको। ई कोलाई का कितने बेस पेयर्स होते हैं, इंटू 10⁻⁶ का रहेगा और ये रेप्लिकेशन कितने मिनट में कंप्लीट करता है, 38 मिनट्स में। पॉलीमरेज जो है वो फास्ट होना जरूरी है इसलिए इसको कैटेलाइज जल्दी करना पड़ेगा, हाई डिग्री का एक्यूरेसी रहता है उसका। और जितने भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हैं ये सारे क्या है, सबस्ट्रेट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या लग रहा है, डीएनए पॉलीमरेज का मेन बता रहे हैं कि लग रहा है वो और किसके कितने बेस पेयर्स हैं। तो इसका याद रखना है, ई कोलाई का कितना है 4.6 इंटू 10⁻⁶ याद रखना है इसका। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या लगेगा हमें, एंजाइम्स में कौन से लग रहे हैं, हेलिकेस, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेस और क्या रहेगा, रिपेयर एंजाइम्स। ठीक है, ये सारे किसमें लग रहे हैं, रेप्लिकेशन के लिए लग रहे हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे क्योंकि उसी को रेप्लिकेट करवाना है हमें। और एनर्जी भी लग रहा है इसमें कौन सा, एटीपी और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लग रहा है। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे, सबसे पहले ओरिजिनेशन देखेंगे हम, रेप्लिकेशन का कहाँ पर होगा, अनवाइंडिंग होगा डीएनए मॉलिक्यूल का, उसके बाद आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, लास्ट में क्या होगा, प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर होगा, फिर वो पूरी तरीके से रेप्लिकेट हो जाएगा। तो सबसे पहला वही देखेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो उसमें भी देखे थे, बायोटेक्नोलॉजी में भी था। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है डीएनए हेलिक्स के, जो भी डीएनए यहाँ पर हेलिक्स रहेगा उसका एक स्मॉल ओपनिंग रहेगा, वहीं पर क्या होगा, ओरिजिन शुरू होगा। यहाँ पर इनिशिएशन पॉइंट से ओरिजिन जो देख रहे हैं वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहेगा वहीं पर शुरू होगा, ये दो बेसिस के बीच में। अनवाइंडिंग किससे होता है, कौन से एंजाइम से, डीएनए पूरी तरीके से वाइंड रहती है तो वाइंड को अनवाइंड कौन करेगा, हेलिकेस, हेलिकेस करेगा, ये दोनों को स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा, ब्रेक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को वो पूरी तरीके से ब्रेक कर देगा, एनर्जी इसमें लगेगी एटीपी। उसके बाद एंजाइम वर्क करता है कौन सा, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, इसको मेंटेन रखता है पूरा, ठीक है। हाँ, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को वो पूरी तरीके से वहां पर एक स्ट्रैंड को कट करने में हेल्प करेगा वो और रीसील करेगा वापस, तो इससे क्या बनता है, एक वाई शेप का रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। मतलब ये पूरा तुम लोग का डीएनए रहेगा और यहाँ से हेलिकेस लगेगा और टोपोआइसोमरेज इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा और वाई शेप में कंटिन्यू रखेगा। अब नेक्स्ट क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स आरएनए के, वो क्या हो जाती है, यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगी ताकि डॉटर स्ट्रैंड जो है वो आगे जाके क्या करे, पूरा रेप्लिकेशन शुरू कर सके। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, इसमें सिंथेसिस होगा नया कॉम्प्लीमेंट्री का, यानी कि जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, आरएनए प्राइमर था, आरएनए प्राइमर कहाँ पर ऐड होगा, एक स्ट्रैंड में। पहले कौन सा एंजाइम था, हेलिकेस जो है वो अनवाइंड किया, टोपोआइसोमरेज उसको मेंटेन रखा, ठीक है, और वाई शेप बनाया वो। अब उसके बाद आरएनए प्राइमर जाके ऐड होगा एक डॉटर मतलब पेरेंट स्ट्रैंड में जाके, फिर वो डॉटर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा। तो नया जो सिंथेसिस होगा वो क्या होगा, आरएनए प्राइमर का डीएनए पॉलीमरेज वो क्या करेगा, उसको ऐड करेगा, जो एंजाइम वर्क कर रहा है दोनों को ऐड करने में वो क्या रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज रहेगा। और किस डायरेक्शन पे रहेगा वो, 5' to 3' डायरेक्शन पे रहेगा। नया कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो कहां से शुरू होता है, OH टर्मिनल। OH किसका, प्राइमर का, क्योंकि प्राइमर में ही यानी कि आरएनए में ही क्या प्रेजेंट होता है, OH प्रेजेंट होता है। तो वहां से वो शुरू होगा और क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा किसमें, 5' to 3' डायरेक्शन पे। अब यहाँ पर जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, पॉलीमराइजेशन के, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डी एटीपी टीटीपी जीटीपी और क्या रहेगा, सीटीपी। ये चारों किसके हैं, बेस पेयर्स के रहेंगे, ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मतलब, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का है। टीटीपी का,
थायमिन का रहेगा, और जी का ग्वानोसिन का रहेगा, और सी का साइटोसिन या साइटिडीन जो बोल रहे हो वो है। रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन पे होगा याद रखना है, 5' to 3' डायरेक्शन पे। तो 3' to 5' जो है वो क्या रहेगा यहाँ पर, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग और लैगिंग याद है क्या होता है, प्रणब बताएगा कैसे। ये क्या था, हेलिकेस वर्क किया, उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, प्राइमेज, मतलब यहाँ पर प्राइमर्स ऐड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर टोपोआइसोमरेज भी वर्क कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा कि ये 5' से 3' डायरेक्शन पे यहाँ पर क्या बन रहा है, दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है। लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये बाद में डीएनए लाइगेज से ज्वाइन हो जाता है, लेकिन पहले ये फ्रेगमेंट्स में ज्वाइन होता है। तो फ्रेगमेंट्स में प्राइमेज जो है वो इसको ज्वाइन करता है यहाँ पर, उसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। तो ये पूरा किसका डायग्राम रहेगा, रेप्लिकेशन 4 का डायग्राम रहेगा ये, क्या। हाँ, ओकाजाकी वाला जो रहेगा उसका है, हाँ। तो इसमें एक और लास्ट जो होता है वो क्या रहता है, प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयर। तो एक्यूरेसी जो रहेगा म्यूटेशन के लिए जरूरी, मतलब म्यूटेशन ना हो वो देखना पड़ेगा। तो कोई भी एरर अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, रॉन्ग बेसिस को हटाएंगे और करेक्ट बेस को क्या कर देंगे, उसमें लेकर आ जाएंगे। अब डीएनए पॉलीमरेज मतलब क्या रहेगा, ये रिप्लेस करेगा किसको, रॉन्ग बेस को, और सिंथेसाइज करेगा पूरा स्ट्रैंड को। और जितने भी रिपेयर एंजाइम्स है, रिपेयर एंजाइम्स मतलब न्यूक्लियस, ये क्या करता है, जितना भी डिफेक्ट है उस स्ट्रैंड में उसको क्या करता है, रिपेयर करता है। फिर प्रूफ रीडिंग क्या बताता है कि एक आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड बनना जरूरी है करके। तो ये पूरा याद रखना शुरू से, कहाँ पे ये दोनों 5' to 3' है, लेकिन जब जा रहा है तब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटीबोलाइटिक की वजह से 5' to 3', यहाँ पर प्राइमर ऐड होता है एक का, और एक का प्राइमर यहाँ ऐड होता है। जो ये वाला बन रहा है वो क्या रहेगा, लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा, जिसको हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और ये वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, लैगिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस भी बोल रहे हैं इसको। और इसको बाद में सील कौन करता है, सील कौन करेगा इसको बाद में, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो सारे एंजाइम्स, एंजाइम्स के नाम बताओ कौन सा वर्क किया। पहला हेलिकेस, दूसरा टोपोआइसोमरेज, तीसरा प्राइमेज। प्राइमेज के बाद उसमें और भी था, न्यूक्लियस भी था, ठीक है। तो हाँ, वो तो उसमें रहेगा, दोनों को ऐड कर रहा है, पॉलीमराइजेशन के लिए हेल्प कर रहा है, वो भी है। और एक क्या रहेगा, और कोई सा बचा है, लाइगेस लास्ट, ठीक है। टोटल कितने हो गए मशीनरीज में, हेलिकेस, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, डीएनए लाइगेज है, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी रहेगा, जो कि पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर रहा है। अब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेते हैं आज बस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या रहेगा, एक स्ट्रैंड ऑफ मतलब डीएनए से क्या बन रहा है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये किस प्रिंसिपल में बेस्ड रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि टी के साथ जी रहेगा, ए के साथ क्या रहेगा, यू बनेगा, टी की जगह यू रहेगा। अब एक ही सेगमेंट डीएनए का और वन ऑफ द स्ट्रैंड जो है वो क्या होगा, कॉपी होगा। और ये बहुत क्या के लिए, मतलब बनाने के लिए जरूरी है। तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती आरएनए में। क्यों नहीं हो सकती, पहला रीजन ये देख लेते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड अगर टेम्पलेट की तरह काम की तो दो अलग अलग आरएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, अलग अलग सीक्वेंसेस के। तो दोनों डिफरेंट प्रोटीन को सिंथेसाइज करने लग जाएंगे। तो इस वजह से एक ही क्या करता है, डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करता है, दोनों नहीं कर सकते। अब दो आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी डबल स्टैंडर्ड बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दो रीजंस रहेंगे जो कि एक ही जो है वो ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में। इसमें यूनिट्स हैं, देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो रहेगा, सबसे पहला क्या रहेगा, इसमें 3 रीजन्स रहेंगे ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। सबसे पहला यहाँ पर प्रमोटर रीजन है, उसके बाद क्या रहता है, वहां पर टर्मिनेटर रीजन है, और क्या रहता है, स्ट्रक्चरल जीन्स रहती हैं बीच में। तो ये स्ट्रैंड देखना, वो 5' to 3' ब्लू वाले और 5' to 3' ग्रीन वाला जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो प्रमोटर रहेगा वो कहाँ पर शुरू होता है, 5', यहाँ से शुरू होता है प्रमोट करना।
जो कि क्या रहेगा, अपस्ट्रीम वाला रहेगा। तो यहाँ से शुरू करता है वो अपस्ट्रीम, और टर्मिनेटर जो है वो 3' एंड डाउनस्ट्रीम। क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो हम कोडिंग स्ट्रैंड का देख रहे हैं। कोडिंग स्ट्रैंड में सबसे पहला यहाँ प्रमोटर का देख रहे हैं, तो प्रमोटर का क्या रहेगा, ये अपस्ट्रीम रहेगा। कोडिंग स्ट्रैंड से कौन सा साइड है, ये 5', और ये वाला कौन सा साइड है, डाउनस्ट्रीम 3' है। और स्ट्रक्चरल जीन जो है वो किसके लिए कोड करता है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए कोड करता है। ये पूरा जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स जो होंगे वो, और भी होती हैं जो कि एडिशनल रेगुलेटरी जीन्स होती हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, किससे, प्रमोटर से। तो ये भी क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं हम लोग। तो ये कॉपी कौन से एंजाइम से होता है, मेनली आरएनए पॉलीमरेज से हो रहा है। तो डीएनए बेस पेयर्स जितने भी हैं वो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे इसका, जो कि डीएनए से आरएनए बनने में हेल्प कर रहा है। दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो रहेंगे वो एंटी पैरेलल ही शो होंगे। और एंजाइम यहाँ पर कौन सा वर्क कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमराइज कर रहा है किस डायरेक्शन पे, 5' to 3' डायरेक्शन पे पॉलीमराइज कर रहा है। प्रणब चला गया घूमने। डीएनए स्ट्रैंड जो है वो पोलैरिटी इसकी क्या रहती है, 3' to 5'। पहले जब रेप्लिकेशन फोर्क बना था तब भी क्या था, 3' to 4' था, और 5' से 3' में क्या हो रहा था, कोडिंग हो, यानी कि दूसरा स्ट्रैंड बन रहा था। ऑपोजिट स्ट्रैंड का कितना रहेगा, 5' to 3', और बेस सीक्वेंसेस एग्जैक्टली सेम रहेंगे ट्रांसक्राइब्ड आरएनए के, एक्सेप्ट क्या रहेगा इसमें, थाइमिन, जो कि क्या हो जाएगा, थाइमिन से क्या बनेगा, मतलब थाइमिन की जगह क्या रहेगा, यूरेसिल रहेगा कोडिंग में। अब जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारा क्या रहेगा, ये पूरा स्ट्रैंड रहेगा किसका, डीएनए का, और ये किसका बन रहा है, एमआरएनए का नीचे बन रहा है। तो यहाँ पर देखना, अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड का 3' है तो एमआरएनए का भी क्या रहेगा, एंटी पोलैरिटी में ही रहेगा, यानी कि 5' में रहेगा। जो एमआरएनए भी बनेगा वो एंटी पोलैरिटी में ही बनेगा, मतलब पैरेलल जो रहेगा, एंटी पैरेलल जो रहेगा वो। तो ये सेम चीज है, वही है, प्रोमोटर रहेगा वहां पर क्या रहेगा, टर्मिनेशन के लिए, और ये आरएनए कोडिंग रीजन है जो कि आरएनए पॉलीमरेज वाला है, स्ट्रक्चरल जीन उसको कोड कर रही है, तो वो सेम रहेगा। तो प्रमोटर का लोकेशन है और टर्मिनेटर का लोकेशन है, सेम चीज जो बताई हूँ डायग्राम में वही रहेगा इसमें। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन में क्या क्या चीजें याद रखना है इसमें, सिस्ट्रॉन के बारे में। सिस्ट्रॉन मेनली क्या होता है, जो हम स्ट्रक्चरल जीन पढ़े उसका क्या रहेगा, एक सेगमेंट रहेगा, डीएनए का सेगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्ट्रॉन। ठीक है, किसके अंदर डीएनए का सेगमेंट, जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका। अब ये किसके लिए कोड करता है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के लिए, जो कि क्या हो सकता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक या फिर स्ट्रक्चरल जीन देखते हैं, तो जीन जो किसके लिए कोड कर रहे हैं, एक एमआरएनए के लिए कोड कर रहे हैं, और एक ही प्रोटीन में वो ट्रांसलेट होगा, किसके अंदर, यूकैरियोट्स में, ये मोनो का है। और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग सीक्वेंस के बीच में भी इंटरप्शन आएगा, जिससे क्या हो जाएंगी, जीन्स जो है वो स्प्लिट हो जाएंगी। और उसके बाद कोडिंग या एक्सप्रेस सीक्वेंस, यानी कि एक्सॉन, एक्सॉन कहाँ पर रहेगा, मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में जो है वो प्रेजेंट रहेगा। उसके अलावा जो एक्सॉन्स होती है वो इंटरप्ट हो रही है किससे, इंट्रॉन से। ये पूरा कौन सा प्रोसेस में रहता है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखो कि मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक एमआरएनए के लिए कोड करता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या रहेगा, जीन एक्सप्रेशन, हाँ, जैसे कि यहाँ पर एक ही जीन है ना, ये एक ही के लिए कोड कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे क्या रहेंगे, जीन्स रहेंगे जो कोड, मतलब जो कोड कर रहे हैं किसके लिए, एमआरएनए के लिए कोड कर रहे हैं। आरएनए कितने टाइप्स के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और क्या रहेगा, आरआरएनए रहेगा। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, एमआरएनए किसके लिए, टेम्पलेट बना रहा है ट्रांसलेशन के लिए। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लेकर आता है, एक्टिवेट करने में हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब ट्रांसलेशन में। और आरआरएनए जो है वो ट्रांसलेशन के टाइम पे ही एक्ट करता है राइबोसोम के साथ बाइंड अप होने के लिए। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मेन काम क्या रहता है, वो ट्रांसक्रिप्शन को वो कैटेलाइज कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या क्या एसेंशियल है, पहला क्या एसेंशियल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, प्रमोटर के साथ बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। दूसरा क्या जरूरी है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट है, पॉलीमराइज करेगा उसको पूरी तरीके से। और नेक्स्ट क्या रहेगा, पॉलीमराइजेशन के टाइम पे जो आरएनए पॉलीमरेज रहता है, ये क्या करेगा, जो छोटे छोटे आरएनए के स्ट्रेचेस हैं उसके साथ बाइंड होने में हेल्प करेगा।
उसके बाद टर्मिनेटर में क्या रहेगा, जो नेसेंट मतलब एक ही जो खाली आरएनए बचा हुआ है वो पॉलीमरेज के साथ वो नीचे चला जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा लास्ट में। प्रमोटर से लेके टर्मिनेशन तक का देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें 3 प्रोसेस है, कौन से? इनिशिएशन, इलांगेशन और क्या रहेगा, टर्मिनेशन। तो इसका डायग्राम, हाँ, ये किस में देख रहे हैं हम लोग, प्रोकैरियोट्स में देख रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया में देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रमोटर रीजन में कौन सा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड अप होता है, फिर वो कहाँ जा रहा है, वो किसके अंदर जा रहा है, वो डीएनए के अंदर। ठीक है, अब डीएनए के अंदर जब वो जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, आगे धीरे धीरे कोड करना शुरू कर रहा है और एमआरएनए को रिलीज करना शुरू कर रहा है ये। और जो सिग्मा फैक्टर था उसको भी क्या कर दिया, तो ये जो रहेगा वो फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए बनाएगा और आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये एमआरएनए बाद में रिलीज कर देगा। मतलब डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इनिशिएशन में बाइंड अप हो रहा है, फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जाके वो क्या कर रहा है, उसको कंबाइन कर रहा है। फिर वहीं पर देखना कि हेलिकेज बनेगा और सारी चीजें बनेगी, फिर वो अलग अलग टूटेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा कि आरएनए जो है वो फुली ट्रांसक्राइब कहाँ पर बनता है, टर्मिनेशन के टाइम पे बनेगा। इसको डिटेल में तुम लोग अगर लिखोगे तो डिटेल में वही रहेगा कि आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज कर रहा है। सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर कौन सा रहता है, सिग्मा, और टर्मिनेशन फैक्टर कौन सा रहता है, रो फैक्टर रहेगा। तो ये दोनों का जो रहेगा वही क्या करता है, स्पेसिफिसिटी जो है एमआरएनए बनाने का वही इसको कंट्रोल कर रहा है या उसको एक्सेस दे रहा है। तो ये इनिशिएट और टर्मिनेट कर रहा है, फिर ये ट्रांसक्राइब कर रहा है। तो उसके लिए कोई भी क्या नहीं चाहिए होता है, प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है एक्टिव बनने के लिए एमआरएनए को। और प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसमें क्या नहीं रहते हैं, सेपरेटेड नहीं रहते हैं, तो डायरेक्टली जल्दी वो बन जाता है। हो गया सबका एकदम, क्या हुआ, यूकैरियोट्स का देख लो। अभी यूकैरियोट्स का क्या था, इसमें भी प्रोसेस देखते हैं कौन सा प्रोसेस रहता है। हाँ, पॉलीआइडेनिलेशन। कैपिंग मतलब मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीपीपीपी, 3 जीपीपीपी ट्राइफॉस्फेट जो रहता है वो ऐड होता है यहाँ पर। स्प्लाइसिंग मतलब क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स और एडिशन ऑफ पूरा एक्सॉन्स रहेगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पर, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग तो हो गया। उसके बाद पॉलीआइडेनिलेशन। पॉलीआइडेनिलेशन मतलब एडेनिलेट रेसिड्यूज 200-300 एडेनिलेट रेसिड्यूज जो है वो ऐड होती है किसमें, टेल में। उस प्रोसेस को हम टेलिंग बोलते हैं। कौन सा है, कैपिंग, स्लाइसिंग, टेलिंग। ठीक है, तो ये रहेगा। लास्ट में ये क्या बन जाएगा, फुली तरीके से जो एमआरएनए का फॉर्मेशन है वो हो जा रहा है। तो इनिशिएशन उसका सबसे पहले वहीं पर सेम कैपिंग के प्रोसेस से हो रहा है, कैपिंग ऐड होगा उसमें। उसके बाद इसमें क्या थे, इंटरप्टेड सीक्वेंस थे, उसको रिमूव किए, फिर मतलब पूरा अनइंटरप्शन के साथ अच्छे से बन गया। उसके बाद इसमें क्या किए, टेलिंग ऐड किए, मतलब पॉलीएडेनिलेट रेसिड्यूज ऐड किए। तो ये पूरा क्या बन गया, पूरा प्रोसेस हो गया। फिर नेक्स्ट एमआरएनए जो है फुली ट्रांसक्राइब्ड इसमें भी बन गया। तो वही स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, एक्सॉन्स को ज्वाइन कर रहे हैं। एचएनआरएनए मतलब एडिशनल प्रोसेसिंग, कैपिंग और टेलिंग हो रही है। कैपिंग मतलब मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ ऐड हो रहा है, 5' एंड पे ऐड होगा। टेलिंग मतलब एडेनिलेट रेसिड्यूज कितने, 200 से 300 वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, किस तरफ ऐड हो रहे हैं, ये 3' की तरफ, वो फुली प्रोसेस्ड उसके बाद बन रहा है। तो फुली प्रोसेस जो एचएनआरएनए रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोल रहे हैं। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म, बहुत अच्छा पढ़े हो तुम लोग, और आधे गायब हैं। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए भी है, बहुत सारा अलग अलग आरएनए का दिया होगा वहां पे सबका। यहाँ है एसएनआरएनए का, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए सब वहीं पर दिया हुआ है। ठीक है, तो बोलेगा तो आज इतना ही खत्म करते हैं फिर, पूरा पढ़ना है तुम लोगों को। हाँ, 1 घंटे में, 1 घंटे में और हो जाएगा। हाँ, कुछ ज्यादा अच्छे से हो रहा है ना आज।